और ये जो बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, विपक्ष की पार्टियाँ भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अराजकता और हिंदू विरोधी हिंसा फैल गई है। ऐसे में भारत के राजनीतिक गिद्धों को ये उम्मीद है कि यहाँ भी इसी तरह का विद्रोह होगा। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत में चल रहे काल्पनिक मोदी विरोधी अंडर करंट से करनी शुरू कर दी है। जिस बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास गोनो भवन पर धावा बोलकर लूटपाट की, उसी तरह की कल्पना वे भारत के लिए भी कर रहे हैं। कांग्रेस के मुखर वक्ता मणिशंकर अय्यर ने 7 अगस्त को हिंसाग्रस्त बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से कर डाली है। चुनावों के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए गए ईवीएम हैकिंग के आरोपों को दोहराते हुए अय्यर ने इशारा किया कि भारतीय चुनाव किसी भी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी विपक्ष दल इसलिए इससे दूर रहे क्योंकि उन्हें लगा कि यह प्रक्रिया ना तो स्वतंत्र है और ना ही निष्पक्ष है। अपने अपमानजनक एवं पाकिस्तान परस्त बयानों के लिए कुख्याति अय्यर ने यह कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर विपक्ष स्वतंत्रता के साथ चुनावों में भाग लेता है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो कि कुछ संदेह उत्पन्न करती हैं और जिसको लेकर कुछ समूह द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 79 सीटों पर पहले एवं बाद के आंकड़ों में काफी ज्यादा अंतर है। वहीं अय्यर ने यह दावा किया कि जिस तरह बांग्लादेश के लोगों के मन में वहां के चुनाव नतीजों को लेकर संदेह पैदा हुआ, उसी तरह कई भारतीयों की भी गड़बड़ी का संदेह सामने आया है। अय्यर ने यह भी कहा कि इस तरह से आशंकाएं यहां भी अभी जताई गई हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चरम पर है। उन्होंने बांग्लादेश से सबक लेने की बात कहते हुए कहा कि हम विकसित भारत होंगे, लेकिन क्या यह स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत होगा। जाहिर है कि मणिशंकर अय्यर के निराधार दावों की जड़ें एक संदिग्ध ऑनलाइन रिपोर्ट में है। हालांकि चुनाव आयोग ने हाल ही में इन दावों का खंडन किया था और यह भी कहा था कि मानव जाति के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े चुनावों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों उम्मीदवारों के अलावा द्वारा उनका झूठा अभियान चलाया जा रहा है। और भारतीय चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि इसके हर चरण में उम्मीदवारों हितधारकों के शामिल होने की बात भी है, जहां पर उन्हें शामिल किया गया है। मतदान के दिन शाम 7 बजे जब कई केंद्रों पर मतदान बंद हो रहे होते हैं और या फिर मतदान कतार में प्रतीक्षा लोग कर रहे होते हैं, उनको अनुमानित मतदान के आंकड़ों की तुलना मतदान के एक दिन बाद उपलब्ध मतदान समाप्ति के आंकड़े से करने का निराधार प्रयास किया जा रहा है। चुनावी डेटा और नतीजे आरपीए की धाराओं की तरह वैधानिक रूपों और प्रक्रिया के अनुसार है। वहीं किसी उम्मीदवार या फिर मतदाता द्वारा चुनावी नतीजों को चुनौती देने का वैध तरीका आरपीए
1991 के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में 138 ईपी के मुकाबले लोकसभा चुनाव 2024 में 79 पीसी में कम संख्या में ईपी दायर किए गए हैं और कांग्रेस नेता निराधार और दुर्भावनापूर्ण दावों का इस्तेमाल न केवल मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता को बढ़ावा देने के लिए भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने यह भी कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लोग शेख हसीना की तरह पीएम मोदी की सरकारी आवास पर लोग धावा बोलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले श्रीलंका में जनता अपने प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई, फिर बांग्लादेश में और अब भारत का नंबर भी आने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी ये धमकी दी है। एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली में भी सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सतह के नीचे कुछ और ही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सब कुछ यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश का विस्तृत भूभाग बांग्लादेश जैसी घटनाओं को होने से रोकता है। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान न केवल बेचैन करने वाले हैं, बल्कि स्थिर भारत में अशांति और अराजकता भड़काने की घटना खतरनाक प्रवृत्ति का भी संकेत देते हैं। कांग्रेस की बयानबाजी उसकी बार बार की राजनीति असफलताओं से निकली हताशा को दिखाती है। वही भारत के लोगों ने लगातार 3 चुनावों में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को चुना है, जो कि नेतृत्व और नीतियों के मजबूत पसंद संकेत का एक बड़ा उदाहरण है, जो कि एक मजबूत पसंद का संकेत भी बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा की सीटें यहां पर कम जरूर हुई हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये आश्चर्यजनक नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने और रचनात्मक विपक्ष में भाग लेने की बजाय कांग्रेस की धमकी लोकतंत्र को कमजोर करती है। जाति और क्षेत्रीय आधार पर देश में दायर यहाँ पर काफी ज्यादा दरारें पैदा करने की पूरी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या में कुछ ही इजाफा कर पाई है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन बड़ी बढ़त हासिल करने के बावजूद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को यहां पर नहीं हरा पाया। इसके बाद कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए नागरिक विद्रोह की उम्मीद कर रही है। और इस बीच मोहब्बत की दुकान के स्वयंभू मालिक एवं संचालक राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयानों पर चुप्पी साध रखी है और उन्हें समर्थन भी किया है। यानी कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी अराजकता हो ऐसा भड़काने की कोशिश विपक्ष कर रही है, क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अराजक तत्वों को एक्टिवनेस जरूर मिल सकती है और वो भारत में एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लोकतांत्रिक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को बनाकर रखा है और यहाँ के नियमों के अनुसार अगर कोई यहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश भी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी था, क्योंकि वहां पर जो हिंसा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ हुई है। वहां पर हिंदू महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से ये साफ है कि यहाँ पर छात्रों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के विरोध में हिंसा की जा रही है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो भारत में भी कांग्रेस जो है यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर अराजक तत्व हिंसा भड़काने की कोशिश करें। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें विपक्ष पर पूरे समय रहती है कि वो किस तरीके के बयान देकर किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकती है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष के इस बयान से आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।